अगर आप प्रैक्टिकली समझना चाहें तो आपकी फ़ोटो जो बुक के अंदर पिक्चर दी गई है उसको आप देखिए। आप जब भी अलग अलग जगहों से गुजरते हो, मैदानों के अंदर से, सड़क के किनारों से, खेतों के आजू बाजू से, तो आपको इस तरह के सीन्स जरूर देखे होंगे ना श्योर सबने। अब आप जो दोनों पिक्चर्स के अंदर देख रहे हैं, एक तरफ तो काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं राइट साइड की पिक्चर में, और दूसरी पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं एक बड़ा मैदान दिख रहा है जिसके अंदर जगह, थोड़ी सी जगह पर घास उगी हुई है, बाकी जगह खाली पड़ी है। तो ये जो सीन आप देख रहे हो, दिस इज सोइल इरोजन। अब आपको क्या लग रहा है कि ये जगह ऐसी ही थी? नहीं, ये जगह ऐसी नहीं थी। ये सपाट मैदान था पहले, लेकिन तेज पानी के बहाव के कारण वहां से मिट्टी बहकर दूसरी जगह चली गई और वो जगह जो थी वो ऐसी बन गई। इस तरह के सीन्स आपको बारिश के दौरान खुले मैदानों में आम देखने को मिलेंगे। अगर आप फील्ड्स में, खेतों में जाओगे तो वहाँ भी आपको ऐसे सीन्स आसानी से देखने को मिल सकते हैं। तो इसी को सॉइल इरोजन कहा जाता है। जो सॉइल की अपर लेयर है, हमने कल देखा था हमारी लास्ट क्लास के अंदर कि अपर लेयर है सॉइल की, जो वो ही हमारे काम आती है, उसी के अंदर फसल उगाई जाती है। हम कभी भी फसल को नीचे जाकर, बहुत नीचे नहीं उगाते हैं। आपने कभी घर में अलग अलग पौधे उगाए होंगे किसी ने, अगर आपने ये देखा तो ट्री प्लांटेशन तो किया होगा ना, वन महोत्सव होता है या किसी भी दौरान ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम में हमने किया, तो हम जो छोटे छोटे पौधे लाते हैं, नीम का पेड़ है, कोई भी पेड़, उसको क्या बहुत गहरा गड्ढा खोद के डालते हैं? हम थोड़ा सा गड्ढा खोदते हैं ताकि वो जो है उसकी जड़ें नीचे चली जाए। तो अपर लेयर ऑफ सॉइल जो है वो ही हमारे काम आती है फसलों को उगाने में और पौधों को उगाने में, वेजिटेशन के लिए। तो अपर लेयर ही हमारे लिए ज़्यादा उपजाऊ और इम्पोर्टेंट है। जब अपर लेयर ऐसे बह जाएगी, वो किसके द्वारा बह सकती है? हवा से जा सकती है, पानी के तेज बहाव से जा सकती है। तो अपर लेयर जब चली जाएगी तो मिट्टी जो है, वो सॉइल जो है, वो किसी भी काम की हमारे लिए नहीं बची। और मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह बहकर चले जाना, इट मे बी बाय वाटर, तेज पानी से, या फिर इट मे बी बाय विंड, तेज हवा से भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों ही चीजों को हम कह सकते हैं कि दीज आर द फैक्टर्स दैट आर कॉजिंग सॉइल इरोजन। ये दोनों फैक्टर्स हैं जो सॉइल को इरोड करते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। Erosion means the transportation of land particles from one place to another with the help of water or air. तो सॉइल के पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उसको कहा जाता है सॉइल इरोजन। अब हमने कल देखा था जैसे कि सॉइल को बनने में लाखों हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन पानी और हवा के द्वारा ये कुछ ही समय में बहकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। यानी कि खराब होने में समय नहीं लगता है, लेकिन बनने में बहुत समय लगता है। आप कभी नोटिस करिएगा, चलो पानी के साथ तो होने वाला जो किस्सा है वो आपके सामने पिक्चर में आप देख सकते हैं, लेकिन आप किसी खुले मैदान के अंदर खड़े रहिएगा तो खुले मैदान में आप देखोगे तेज हवा चल रही होगी ना, तो जमीन जो होगी ना, उसके अपर लेयर हवा, धूल जो है उड़ के चली जाएगी और वहां पर आपको एकदम ठोस जमीन नीचे देखने को मिलेगी। अब वो हवा इतनी तेज होती है खुले मैदान में कि वो अपर लेयर को अपने साथ बहाकर ले जाती है। तो हवा और पानी, ये दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल इरोजन के लिए। अब ये सॉइल इरोजन अगर होता है तो इससे नुकसान क्या है? सबसे पहली बात, इससे सॉइल इरोजन के कारण एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो जाती है। यानी कि खेतों में जो आप फसलें उगाते हो वो फसलें उगना कम हो जाएंगी, यानी कि फर्टिलिटी कम हो जाएगी सॉइल की, तो फसलों को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो उसकी ग्रोथ जो है वो इफेक्टेड होगी। इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी टू मेंटेन दिस अपर लेयर फॉर एग्रीकल्चर। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपर लेयर को खेती के लिए बचा करके, ऑल्दो और कोई यूज नहीं हमारे लिए खास। अब आप जैसे मकान बना हुआ है, मकान के अंदर से तो हवा उड़ाकर नहीं ले जाएगी क्योंकि अंदर टाइल्स लगी होंगी, स्टोन लगा होगा एक्सेट्रा, और हवा इतनी तेज अंदर से जाएगी भी नहीं। ये दिक्कत कहाँ पे होती है? खेती लायक ज़मीन के ऊपर, जो मैदान होते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं। इसी कारण से अब इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, कुछ पार्ट्स के अंदर, कुछ भारत के अलग अलग हिस्सों में खेतों के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ उगा देते हैं। तो चारों तरफ पेड़ होंगे, बीच में खेत होगा, तो इससे हवा की गति कम हो जाएगी, पानी की गति में भी थोड़ी कमी आएगी,
तो सॉइल इरोजन नहीं होता है। अब हमें सॉइल इरोजन को रोकने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं? इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। ये जो टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं, इससे पहले जो पूरा चैप्टर हमने किया है, इस चैप्टर के अंदर आपको एक वर्ड भी मेरे ख्याल से सिर्फ आपको सॉइल्स के टाइप्स जो हैं वो थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे, और कहाँ कहाँ वो सॉइल पाई जाती है वो भी मैंने आपको कल बताया था कि कैसे आप अनुमान लगा सकते हो कि कौन सी सॉइल कहाँ पे होगी और कौन सी सॉइल के अंदर कौन कौन सी फसलें होती हैं। वो दो आपको याद करनी पड़ेगी। बाकी सॉइल इरोजन आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्यों? सॉइल इरोजन क्या होता है, कंसेप्ट समझ आ गया। उसके बाद आपको पता है जो मिट्टी बह जा रही है पानी या हवा से, उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? सिंपल चीज है, कोई भी पौधा जमीन में जब उगता है तो उसकी जड़ें मिट्टी को ऐसे पकड़ लेती हैं। घास, आप जाना बाहर ग्राउंड के अंदर, वहां पे घास आपको कोई भी वीड बोलते हैं, जिसको कोई फालतू पौधा भी उगा दिखेगा या छोटी सी घास भी होगी, क्या उसको आप एक सेकंड में उखाड़ लोगे? नीचे उसकी जड़ तो होती है ना, अगर आपको उखाड़ोगे नीचे जड़ क्या थोड़ी मिट्टी भी आती है ना मिट्टी थोड़ी, इसका मतलब उसकी जड़ जो है वो मिट्टी को पकड़ लेती है। तो सबसे पहले हमें ग्रेजिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करना होगा। ग्रेजिंग, देखो नेचुरली घास है हर जगह पर, अब बारिश आई है देखो सब जगह पर घास उग जाती है, हरा हो जाता है सब जगह। देखो ऐसा लगता है हम स्विट्जरलैंड में आ गए, खुले मैदान के ऊपर कहीं आपका घर हो खुला, ऊपर छत पे रह के देखो आजू बाजू चारों तरफ हरियाली ऐसी दिखती है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम स्विट्जरलैंड में पहुंच गए, चारों तरफ हरा भरा, मजा आ जाता है देख के। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलेगा तो सब पीला होकर खराब हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जो एक चीज जिम्मेदार रहती है वो रहती है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। अब चरने कौन जाता है? तुम लोग तो जाते नहीं हो चरने, मैं भी नहीं जाता हूँ। लेकिन गाय भैंसें भेड़ बकरियों को जो लोग रखते हैं वो उनको चराने के लिए अलग अलग जगह पर लेकर जाते हैं। तो चराने की वजह से ओवर ग्रेजिंग, जब ज्यादा लैंड को अगर आप उसमें से पूरी घास खा लोगे तो घास जो है वो मिट्टी की पकड़ छोड़ देगी। जब घास ही नहीं होगी तो मिट्टी को क्या पकड़ेगी? तो वहां पर सॉइल इरोजन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ज्यादा होगा। इसलिए ग्रेजिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, सबसे पहली बात। ठीक है, उससे फर्क कैसे पड़ेगा मैंने समझा दिया आपको कि कैसे घास जो है मिट्टी को पकड़ के रखती है। दूसरा, प्लांटेशन जो है वो काउंटर मेथड से स्लोपी रीजन्स के अंदर हमें करना चाहिए। स्लोपी रीजन मतलब ढलान वाली रीजन्स, यानी कि पहाड़ी इलाकों की बात की जा रही है कुल मिला के, या फिर हाईलैंड्स की बात की जा रही है, यानी कि जहाँ पर जमीन समतल नहीं है, प्लेन नहीं है। अब आप नॉर्दर्न इंडिया में जाओगे, नॉर्दर्न प्लेन्स बोला जाता है, पढ़ा है ना आप लोगों ने 9th में? मैंने पढ़ाया आप लोगों को नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स प्लेन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि मैदान एकदम सपाट है, उत्तर भारत जो है एकदम सपाट। लेकिन जब आप दक्षिण भारत की तरफ जाते हो तो वहां पर आपको उबड़ खाबड़ मिलती है जमीन। तो जब ऐसे उबड़ खाबड़ होगी तो क्या होगा? अगर आप स्लोप के ऊपर कोई चीज रखोगे तो वो तो पानी का बह कर नीचे चली जाएगी तुरंत ही, हवा के साथ भी जल्दी बह जाएगी। तो वहां पर हमें एक मेथड अपनाना चाहिए जिसको काउंटर मेथड बोलते हैं। काउंटर मेथड के द्वारा आप पहाड़ी इलाके यानी कि स्लोपी रीजन्स के अंदर आप खेती करोगे तो उससे सॉइल इरोजन होने की संभावना काफी कम हो जाती है। तीसरा, प्लांट ट्रीज इन फैलो लैंड। खाली जमीन जो है, खाली मैदान भारत के अंदर बहुत जगह खाली पड़ी है। हम लोग गुजरात में रहते हैं, कच्छ में खासकर आप देखो, माता के मड़प जाते हैं हम लोग, जब जाते हैं इस तरफ लखपत साइड, पूरा एरिया खाली मैदान ही मैदान है। ठीक है, तो अगर उन मैदानों के अंदर हम कोई भी पेड़ उगा दें, भले वो कांटेदार पेड़ हो, कीकर हो, XYZ कोई भी पेड़ हो, तो पेड़ क्या करेगा? मिट्टी की जड़ों को पकड़ लेगा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो बिना पानी के भी उग जाते हैं, यानी कि जहाँ पे सिर्फ बारिश का पानी लगेगा उग जाएंगे। क्योंकि आपको पता है ना, मैंने पढ़ाया था 9th में भी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि डेजर्ट प्लांट्स बोलते हैं, जिनके जो पत्ते होते हैं वो स्पाइंस, कांटों में बदल जाते हैं, जिससे पानी इवेपोरेट होकर बाहर नहीं जाता, ट्रांसपिरेशन नहीं होता उसके अंदर, तो पानी बाहर नहीं जाता। इसका मतलब उसको पानी की कम जरूरत पड़ती है और उसकी जड़ें भी गहरी जाती है, तो पानी कहीं ना कहीं से वो थोड़ा बहुत ले ही लेते हैं। तो ऐसा जमीन जो कि खाली पड़ा है वहां पे हमें पौधे उगा देने चाहिए, XYZ कोई भी हो। ठीक है, अब आप जो हरा हरा चारों तरफ देखते हो बारिश के टाइम पे, क्या आपने सबने जाकर वहां पर घास उगाई थी, बीज बोए थे? अपने आप ही पौधे उग रहे हैं भाई, उग रहे हैं कि नहीं अपने आप पौधे? तो वो क्यों? क्योंकि बारिश के टाइम पे बहुत क्विकली थोड़ा भी कहीं अगर सीड्स पड़े हों, बीज पड़े हों, क्योंकि वो तुरंत उग जाते हैं अपने आप।
अब जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मेरे घर, देन कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स वेयर देयर आर स्ट्रीम्स। अब पानी देखो तेज बहेगा तभी आपकी जमीन जो है, सॉइल जो है वो इरोड होगी। अगर आप पानी के बहाव को थोड़ा कम कर दो या रोक दो तो इरोजन होगा नहीं। पानी नॉर्मल जाता है, थोड़ा बहुत पानी धीरे धीरे जाता है, उससे सॉइल इरोजन होता है? उससे नहीं होता है। सॉइल इरोजन कब होता है? जब तेजी से पानी गिरता है। आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे छत से पानी गिरता है ना, हमारे एक्स्ट्रा वाटर, वो पानी ऊपर से गिरने के टाइम क्या होता है, जहाँ पर वो गिरता है ऊपर से, जैसे मेरा जो है सेकंड फ्लोर है, ऊपर से पानी गिरता है तो हाइट बढ़ जाती है, या 10 फुट हाइट होती है एक छत की, दूसरी छत की 20 फुट हाइट होगी। अब 20 फुट ऊपर से पानी गिरेगा तो उसका चोट भी तो लगेगी, मतलब ज़्यादा जोर होगा। वो जब सीमेंटेड जगह पर भी गिरेगा ना, वहाँ पर भी गड्ढा कर देगा, और मिट्टी वाली जगह हो फिर तो 2 मिनट में सब कुछ बहा कर ले जाएगा। तो इसलिए उसकी स्पीड कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो नदियाँ होती है ना, ड्राई रिवर्स वगैरह, उसमें चेक डैम्स बना देने चाहिए। चेक डैम्स कैसे बनते हैं? सिंपल अगर बोला जाए, भले इसको हम बोलते हैं चेक डैम है, नाम दिया गया है, बट इट्स नथिंग। क्या करने का, इधर पानी जा रहा है, बीच में एक दीवार बना दो, बस। आपने दीवार बना दी तो पानी जो रहेगा इस दीवार के ऊपर का जो पानी होगा वो पार जाएगा, जो इसके लेवल का होगा वो पीछे स्टोर हो जाएगा। इसको बोलते हैं चेक डैम। अब आप बोलोगे चेक डैम कैसे बनाए सर? तो ये चेक डैम मतलब एक दीवार खड़ी करनी है, रुकावट बनानी है। भले वहाँ पे तुम पत्थर फेंक के वहाँ पे ढेर बना दो, पत्थर का इतना बड़ा ढेर ढगला कर दो, वहाँ पे पानी आगे नहीं जाएगा तो डैम बन गया, एक तरह चेक डैम हो गया। ऐसे डैम्स हमारे यहाँ पर, जब हम मांडवी की तरफ जाते हैं यहाँ से, तो जैसे नलिया टू मांडवी रोड है, यहाँ से मांडवी जाते हैं, तो रास्ते में जो ड्राई रिवर्स होती हैं, क्योंकि कच्छ के अंदर हमारे ड्राई रिवर्स हैं जो सिर्फ बारिश के टाइम पे पानी से भरती हैं, तो पानी क्या होता है, बारिश का पानी जो होता है भर जाती है एक बार। फिर अगर उसमें आप चेक डैम्स बना दोगे ना, तो पानी उसमें स्टोर रहेगा, वो पानी आप 6-8 महीने साल भर यूज़ कर सकते हो, पशुओं के पीने के लिए यूज़ हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो चेक डैम्स बना देने चाहिए ताकि रिवर्स का फ्लो जो है वो थोड़ा धीमा हो जाए। देन लास्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, कल्टीवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर। कल्टीवेशन जब आप वो करते हो ना, जुताई करते हो, प्लॉइंग करते हो, तो उसको थोड़ा डीप कर दो। थोड़ा सा डीप करने से क्या होगा, पौधे अंदर जाएंगे, जड़ें पकड़ लेंगी और पानी जो है वो अंदर रिस जाएगा। क्योंकि अब देखो हाइट, लैंड की हाइट ये रहेगी तो इस पर पानी बहेगा, लेकिन अगर यहाँ पर गड्ढा कर दें हम थोड़ा गहरा, तो पानी नीचे, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसको वहाँ रुकने की जगह मिल जाएगी। तो कल्टीवेशन जो है वो डीप कर देनी चाहिए। यहाँ जो पिक्चर आप देख रहे हो बेटा 8.5 में, ये चेक डैम बना हुआ। अब बताओ यहाँ पे कौन सी दीवार बनी हुई है, बट आप देख रहे हो यहाँ पे पत्थरों के उन्होंने लाइनें बना रखी है छोटी छोटी, तो ये भी एक तरह का चेक डैम ही होगा। ये पानी इसके अंदर आएगा ना, स्टोर हो जाएगा आगे। ऑल्दो ये तो गाँव वालों ने थोड़ा थोड़ा बना दिया है, बट कुछ जगहों पे तो यहाँ पर दीवार भी बनाते हैं, यानी कि सीमेंट और ब्लॉक की मदद से वो लोग दीवार बना देते हैं। ठीक है, कितनी हाइट रखनी है, 1 फुट 2 फुट 3 फुट, वो तुम्हारी मर्जी, कितना पानी उसमें आता है। फिर उतना पानी आएगा वो उससे आगे नहीं जा पाएगा, वहीं ज़्यादातर सेटल हो जाएगा, और उस पानी को आप सोचो कब तक यूज़ आप कर सकते हो। तो इससे फर्क पड़ता है काफ़ी। मतलब होता है सॉइल को इरोजन से बचाना और उसकी क्वालिटी को बनाए रखना, प्रिजर्व करना, कंजर्व करना। सॉइल कंजर्वेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिटेन द सॉइल पार्टिकल्स एट देयर ओरिजिनल प्लेस। कुल मिला के सॉइल एरोजन को रोकना, उसी को सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। सॉइल एरोजन क्या होती है, पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह बह जाना। लेकिन अगर हम सॉइल पार्टिकल्स को उसके ओरिजिनल जगह पर ही रखें और बहने से बचाएं, दिस इज सॉइल कंजर्वेशन। अगर वो बह गया तो सॉइल एरोजन, अगर वो वहीं रहा तो सॉइल कंजर्वेशन। Different remedies are used at different places in the world according to its location and problems. If the soil is not conserved, then there are chances of floods which enhance the risk against lives and property. Thus, soil conservation is very much necessary. अगर हम soil conservation नहीं करेंगे, मिट्टी ऐसे इरोजन होती रहेगी तो फसलें कहाँ उगेंगी, पेड़ पौधे कहाँ उगेंगे, पेड़ पौधे नहीं उगेंगे तो फ्लड आने के खतरे बढ़ जाएंगे। क्योंकि अभी जब फ्लड आता है ना बेटा, खुले मैदानों के अंदर, आप एक इमेजिन करके देखो एक सीन, आप खुले मैदान के अंदर खड़े हो और तेज पानी बह के आ रहा है, आपको कोई चीज़ आप पकड़ने के लिए कुछ नहीं है वहाँ पे, आप उस भले वो ज़्यादा फ्लो में नहीं होगा पानी तो भी उसमें बह जाओगे। लेकिन अगर वहाँ पे एक छोटी सी झाड़ी है ना, कांटे वाली झाड़ी भी है, तो उसको भी पकड़ के आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। ऐसे किस्से बहुत बार देखे भी होंगे टेलीविजन के अंदर आपने। अगर कुछ पकड़ने के लिए जगह हो तो आदमी हैवी से हैवी, अगर पेड़ हो बीच में तो आप उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, फ्लड से बच जाओगे। बहुत तेज फ्लड होगा तब कहीं जाकर वो पेड़ जरूर टूटेगा, अदरवाइज वो पेड़ टूटेगा
नहीं, वो नहीं जाएगा, तो वो आपकी जान बचा सकता है। तो इसीलिए हमें फ्लड्स को रोकने के लिए ऐसा करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर जो पिक्चर आप देख रहे हो 8.6 जो दिया है, इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि अलग अलग तरीके कि किस प्रकार से आप जो है सॉइल को कंजर्व कर सकते हो। अब यहाँ देख रहे हो इस साइड आप, पहला फ्लोज फास्टर ओवर द स्लोप, पानी जो है स्लोप से तेजी से बहेगा। लेकिन अगर वहां पर हम इस तरीके से टेरेस्ड स्लोप्स बना दें, यानी कि जैसे आप पिक्चर में आप देख रहे हो, सेकंड इसके सामने वाली पिक्चर में, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पिक्चर, इस तरह पिक्चर में, तो ऐसे अगर आप बीच बीच में लाइनें बना दोगे तो पानी क्या होगा, वो ऐसे सीढ़ियों के ऊपर कैसे आता है पानी। अब आप इमेजिन करो आपके घर की सीढ़ियां है ना, ऊपर से नीचे आती हैं, वो अगर स्लोप होगी तो पानी कैसे जाएगा, तेजी से। लेकिन वो सीढ़ियां कैसे होती हैं, ऐसे ऐसे। तो सीढ़ी के ऊपर पानी पहली सीढ़ी पे गिरता है, फिर धीरे से दूसरी पे गिरता है, फिर तीसरी पे गिरता है, तो उससे स्पीड ऑफ वाटर कम हो जाती है, सॉइल इरोजन नहीं होगा। दूसरा आप देख रहे हो इधर, दूसरे में भी इन्होंने सीढ़ी बना दी है, देखो स्लोप है, पानी कैसे बहेगा स्लोप से। इमेजिन कर लो ना कि तुम यहाँ पे फुटबॉल फेंकोगे तो स्लोप पे कैसे होगा, फुटबॉल रख दोगे, स्लोप से फुटबॉल एकदम से जाएगी तेजी से, अपने आप स्पीड लेके भाग जाएगी वो। लेकिन अगर वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी होंगी तो क्या, बॉल टक 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 जाएगी तो सही नीचे, लेकिन कैसे जाएगी, धीमी गति में जाएगी, ठीक है ना। तो ये मेथड्स हैं जिससे हम इसको रोक सकते हैं। अब रेमेडीज की बात करते हैं। द रूट्स ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट कवर होल्ड अप द सॉइल पार्टिकल्स, तो जो पेड़ होते हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ के रखते हैं, उनकी जड़ें पकड़ के रखती हैं, इसलिए सॉइल पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं बहते हैं। दूसरा, हमें माउंटेन की स्लोप्स होती हैं या नदियों के किनारे होते हैं ना, वहाँ पर पेड़ उगा देने चाहिए। अब माउंटेन के ऊपर से आपको पता है भी बर्फबारी वगैरह होती है, या पानी ऊपर से नदियाँ बहती हैं, बारिश ज़्यादा हो जाए तो ऊपर से पानी बहता है, अगर वहाँ पेड़ लगे होंगे तो पानी तेजी से नीचे नहीं आएगा। नदियों के किनारे, नदियाँ हो गई, रिवर्स बोल सकते हो या नहर बोल सकते हो, दोनों तरफ पेड़ लगे होते हैं। आप हमारे पंजाब साइड निकलोगे आप, वहाँ पंजाब में, तो वहाँ तो नहरें होती हैं बड़ी बड़ी, लेकिन उसके दोनों तरफ पेड़ लगे होते हैं ज़्यादातर। क्यों कि अगर वो कभी ओवरफ्लो हो जाए, फ्लड आने का चांस हो जाए, तो आजू बाजू पेड़ होने की वजह से सोइल इरोजन कम से कम हो, तो पेड़ लगा देने चाहिए साइडों में। A series of trees should be grown near a desert region to prevent the winds with more velocity. अब डेजर्ट एरिया होता है, आपको पता है डेजर्ट, यहाँ पे डेजर्ट मतलब रेत के टीले, हवा आएगी रेत को उड़ाकर ले जाएगी, यहाँ से रेत उड़ेगी आगे जम जाएगी, उड़ उड़ के वहाँ पे भी टीला बन जाएगा, वहाँ से उड़ेगी आगे चले जाएगी, तो इस तरीके से तो डेजर्ट बढ़ता जाएगा। तो जहाँ डेजर्ट है वो वहाँ पर आप लगा दो क्या, पेड़ लगा दो। पेड़ लगाने से क्या है, डेजर्ट का बढ़ना बंद हो जाएगा, डेजर्ट नहीं बढ़ेगा। द रिवर फ्लड शुड बी कंट्रोल्ड बाय डाइवर्टिंग देयर फ्लो इन द अदर रिवर्स और इन ड्राई रिवर्स। जो नदियां हैं जिनके अंदर फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जो हर साल आता है, अब बिहार साइड देखो अभी भी फ्लड आया हुआ है, तो फ्लड आने वाली नदियां जो कि फ्लड को ज़्यादा प्रमोट करती हैं, उन नदियों को अगर हम ड्राई रिवर से कनेक्ट कर दें, इसको एग्जाम्पल देखो कि समझो ये आपका रोज है, ये फ्लड रिवर है, यहाँ पे फ्लड आता है हर साल, ये ड्राई रिवर है, यहाँ पे पानी आता ही नहीं, बारिश का टाइम आता है थोड़ा बहुत पानी। अगर मैं इस रिवर को इससे कनेक्ट कर दूँ, एक बीच में कनेक्टर बना दूँ, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पानी आएगा वो कहाँ चला जाएगा, वहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ फ्लड नहीं आएगा, वहाँ पे पानी की कमी है वो पूरी हो जाएगी, हो सकता है ना। तो ऐसा करना चाहिए। द अनरिस्ट्रिक्टेड पेस्चरिंग लूजन द सॉइल ऑन द माउंटेन्स, इट शुड बी प्रिवेंटेड, यानी कि जो लोग वहाँ पर चरागाह यानी कि जानवर जाकर वहाँ पर चरते हैं ना, पहाड़ी इलाकों में जो भेड़ बकरियाँ भैंसे रखते हैं लोग, गाय रखते हैं, वो जाके अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग चरती रहती हैं गाय, तो जो घास है खत्म हो जाती है, तो मिट्टी के अंदर से पकड़ उसकी छूट जाती है, और स्लोप पे जैसी बारिश वारिश होती है तो सॉइल इरोजन बढ़ जाता है, तो वैसा नहीं करना चाहिए। मेथड्स लाइक हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, टेरेस फार्म्स एटसेट्रा शुड बी इम्प्लीमेंटेड। अब अलग अलग मेथड अपनाने चाहिए खेती के लिए, जैसे आप जानते हैं ना, हमने अभी देखा पीछे स्लोप वाला और सीढ़ियों वाला, तो ऐसे अलग अलग मेथड्स के द्वारा खेती हमें करनी चाहिए स्लोपी रीजन्स के अंदर। लास्ट इज ह्यूमस कंटेंट शुड बी एडेड टू द सॉइल व्हिच हैज लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी। अगर सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई है किसी वजह से, तो उसके अंदर ह्यूमस ऐड करना चाहिए, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, गोबर, घर से निकलने वाला सब्जियों का कचरा या एवरीथिंग जो भी कचरा होता है, जैसे मैंने बताया था ना कैसे गांव के घर लोग जो है वो यूज़ करते हैं, वो ह्यूमस होता है, वो ऐड करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें करके हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल। समझ